हेलो एवरीवन। बैंकिंग में हमारा भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर आज हम अपने दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था के क्या दोष हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जो बेसिकली हम कह सकते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा कि पहले समय में जो महाजन और साहूकार होते थे, वो व्यक्ति संस्थाएं ऋण देते थे। तो पहला आपका देशी बैंकर्स को सम्मिलित किया जाता है, और दूसरे पार्ट में आपके आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं आती हैं, जैसे आपके अब कॉमर्शियल बैंक चल रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक हो गए। ये सारे बैंक आपके आधुनिक बैंक में आते हैं। तो बैंकिंग व्यवस्था को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपके पहले आधुनिक बैंक और दूसरे आपके देशी बैंकर्स आते हैं। लेकिन फिर भी इसके इतने सारे पार्ट्स होने के बाद भी इसको अच्छे से विकसित ही नहीं किया गया। तो वो क्या रीजंस हैं जो आज के समय में हमारा बैंकिंग विकास अच्छे से नहीं हुआ है? तो उनको पॉइंट्स के द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है इसमें साख संस्थाओं की अपर्याप्तता। साख संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो दूसरों को ऋण प्रदान करती हैं। अब आप ये सोचिए कि बैंक ही एक ऐसी विश्वसनीय संस्था है जो व्यापार को क्या दे सकती है? लोन प्रोवाइड करा सकती है। अब भारत कितना विशाल है, उसका क्षेत्रफल इतना है, उसमें उद्योग और व्यापार भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मांग के अकॉर्डिंग जितनी संस्थाएं हैं वो कम पड़ती जा रही हैं, क्योंकि सभी को विश्वास बैंकों पर होता है, और हर व्यक्ति जब व्यापार करने के पीछे है तो बैंकिंग संस्थाएं कम होती जा रही हैं। हमारे देश में जो है वो कई व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है, जबकि बाहर हमारे 1000 व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है। तो पहली समस्या हमारी ये है कि हमारे पास बैंकिंग संस्थाओं का, यानी कि साख संस्थाओं की पूर्णतः संख्या नहीं है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंकिंग सुविधाओं का असंतुलित विकास। संस्थाएं तो हमारी कम हैं ही, साथ साथ में उसमें जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनकी भी पूरी तरह से वो भी डेवलप नहीं है। ये इसका सेकंड दोष है। अब ये क्या है कि हम ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर रहते हैं। भारत एक विकासशील देश है, कृषि प्रधान देश है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो गांव में या अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन इन्हीं गांव और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का पूरी तरीके से विकास ही नहीं हुआ। आज भी लोग डाकघर की सहायता लेते हैं बैंकों में जमा करने के लिए। तो बैंकिंग सुविधाएं विकसित ही नहीं की गई। तीसरा पॉइंट इसमें आता है अपर्याप्त कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। ये वो कैपिटल कहलाती है जिससे बिजनेस को मूवमेंट दी जाती है। तो एक व्यक्ति बैंक में कितने रुपए जमा करता है, उसी आधार पर बैंक की कार्यशील पूंजी निर्धारित की जाती है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2923 रुपये और इंग्लैंड में 1505 रुपये जमा करता है, ठीक। लेकिन भारत में इसकी मात्रा कितनी है? 50 रुपये। तो इसी नगद जमा की कमी के कारण बैंक के पास जो कार्यशील पूंजी है वो कम है। इसीलिए बैंक क्या करती है, अपनी संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में पीछे रह जाती है। हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी जमा भी बाहर के देशों में सबसे कम, यानी कि उसका कहीं नाम ही नहीं आता बाहर के देशों में। इसीलिए ये तीसरा सबसे बड़ा दोष है कि बैंकों के पास कार्यशील पूंजी की कमी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है विशिष्ट संस्थाओं का अभाव। अब जैसे आपके औद्योगिक बैंक हुए, कृषि बैंक हुए, म्यूनिसिपल बैंक हुए, ये सारी संस्थाएं बहुत कम मात्रा में होंगी, और जबकि आपके कॉमर्शियल बैंक ज़्यादातर मात्रा में है। कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है? केवल जमा को स्वीकार करना और ऋण देना और सारी अब यही बैंक सभी को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इंडस्ट्रियल बैंक के पास जाना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, हम कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं और वो सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय बैंकों के पास जो वर्किंग कैपिटल है उसका अभाव पाया जाता है, और विशेष संस्थाओं का अभाव में इसमें मेन है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो सामंजस्य का अभाव। सामंजस्य मीन्स कोऑर्डिनेशन। अब बैंकिंग जितने भी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत कम पाया जाता है। जैसे भारतीय मुद्रा बाजार है, वो तीनों अंगों का संगठित, असंगठित और सहकारी के मध्य पारस्परिक सहयोग और समन्वय का अभाव भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक मुख्य दोष है। अब ये मुद्रा बाजार तीनों अंग की बैंकिंग प्रणाली को एक साथ नहीं रखता, बल्कि उनको क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि सब अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये करेंसी यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार इन तीनों पर, जो संगठित हो, असंगठित हो और कॉरपोरेटिव सहकारी हो, इन तीनों पर कंट्रोल करें, तो उसके बदौलत भी हमारा बैंकिंग क्षेत्र का विकास काफ़ी आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हुंडियों के उपयोग में कमी।
अब हुंडियाँ जो चलती थी हमारी पहले चलती थी, भारत में जितनी भी कैपिटल है वो मिश्रित पूंजी बैंक है, यानी कि सभी के द्वारा पैसा डाला गया है तब बैंकों की स्थापना हुई है और उसी के द्वारा जो व्यापार होता है नगद साख में होता है। पहले समय में हुंडियाँ प्रचलन में थी तो हुंडियों के द्वारा व्यापार किया जाता था। ये भी हमारा एक साख पत्र है। सन 1952 में रिजर्व बैंक ने हुंडियों को बढ़ावा देने के लिए बिल बाजार योजना लागू की थी। इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हुंडियों का प्रयोग किया जाता था और साख सुविधाएं भी कम रेट पर मिलने लगी थी। अब भी भारत में एक अच्छे बाज़ार की स्थापना नहीं हो गई तो ये हुंडियों के उपयोग में कमी भी ये बैंकिंग प्रणाली के दोष में एक मुख्यतः बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रिजर्व बैंक की दोषपूर्ण नीति। अब आपने अभी पढ़ा कि मुद्रा बाजार और जो बिल हैं उसका अभाव हो गया, स्वदेशी बैंकिंग हमारे में लागू ही नहीं होता क्योंकि महाजन और साहूकार भी बंद हो गए हैं, व्यापारिक बैंकों के पास इतना पैसा नहीं है, अर्थव्यवस्था में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो रही है। इसीलिए रिजर्व बैंक इंडिया की जो साख नियंत्रण नीति है, क्रेडिट पर देने वाली नीति, वो प्रभावशाली इफेक्टिव हो ही नहीं रही। तो इसकी साख नियंत्रण नीति की कमी भी रिजर्व बैंक की ये विकास प्रणाली का मुख्य दोष है। पॉइंट नेक्स्ट ये भी है कि बैंकिंग संस्था को जिस तरह से काम दिया जाता है उनकी कार्यप्रणाली में दोष भी है। जैसे कार्यकुशलता से काम नहीं करते, प्रबंधक इस तरह से हैं कि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, जितना लोन प्रोवाइड किया है वो वापस ही नहीं लिख पा रहे, अनुचित रूप से संबंध बनाते हैं, यानी कि जो लोन देते हैं अगर उनका रिलेटिव है कोई तो उस लोन को छिपाने की स्थिति में, यानी कि आर्थिक चिट्ठा भी सही से प्रदर्शित नहीं करते, और अचल संपत्ति के आधार पर ऋण प्रदान कर देते हैं, वो संपत्ति जिसका भविष्य में मूल्य गिर सकता है। फिक्स्ड कैपिटल की एसेट्स के अकॉर्डिंग हमें जो लोन प्रोवाइड करा होता है बट वो फिक्स्ड होती नहीं है, फिर भी लोन दे देते हैं। और लोन देने से पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट फीडबैक अच्छी तरह से देखते नहीं। तो बैंकिंग संस्थाओं की कार्यप्रणाली में दोष भी बैंकिंग विकास का एक मेन पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें आता है अपर्याप्त जमानत पर ऋण। जो अधिकांश बैंक होते हैं ऋण के बदले में कोई भी वस्तु गिरवी नहीं रखते, इसी कारण बैंक की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है और जो बैंक से ऋण लेते हैं वो उसका पेमेंट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट, जनता में बैंकिंग आदत की कमी भी। जो जनता है ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है कि जो शिक्षित नहीं है वो बैंक का यूज़ नहीं करते, ऐसे लोग बैंक में जमा करने में भी संकोच करते हैं तो उनको बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा नहीं होता। और भी इसके कारण हैं जैसे बैंकिंग व्यवस्था का अर्ध विकास, कार्यकुशलता का निम्न स्तर होना, बैंकिंग में समन्वय का अभाव, प्रबंधक की अकुशलता, कर्मचारियों का आपस में मतभेद ना होना, ये और भी पॉइंट्स हैं जो बैंकिंग प्रणाली के दोषों में कमी लाते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि किन किन कारणों की वजह से बैंकिंग का विकास नहीं हो रहा है। अब हम ज़रा नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि इन वजह से विकास नहीं हुआ, चलो लेकिन इनको दूर भी तो किया जा सकता है, तो वो क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से हम इनको दूर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सजेशंस फॉर रिमूवल द डिसएडवांटेज ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि आपको सुझाव देने हैं तो उन सुझावों को भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है बैंकिंग आदत का विकास। जो आपकी जन जागरण है उनको बैंकिंग प्रणाली के बारे में पूर्ण जानकारी देना, बैंकिंग के लाभों से परिचित कराना, उनमें बचत की भावना को विकसित करना, ये जनसाधारण में आदत विकसित करना बैंकों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बैंकिंग व्यवस्था के दोषों को हटाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है बैंकों का संतुलित विकास। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो, अर्धशहरी हो, वहाँ पर बैंकों की शाखा को बढ़ावा देना ज़रूरी है। अगर सभी जगह पर बैंक एक बैलेंस्ड फिगर में होंगे तो ये दोष अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बैंकों का एकीकरण, यानी कि जो आपके आर्थिक बैंक नहीं हैं, जिनका संबंध मुद्रा से नहीं है, उनको एकीकृत करके शक्तिशाली बैंक बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कम अमाउंट के हुए या उनकी जो टर्नओवर है वो कम है, जमा उनकी कम है, तो उनको मर्ज किया जा सकता है। इस संबंध में आपकी स्वदेशी बैंक और आधुनिक बैंकों की स्थापना करना आवश्यक है। जैसे महाजन और साहूकार को आधुनिक बैंकों में मिला लिया जाए तो उनकी पूंजी उसमें काम आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें कार्यशील पूंजी में वृद्धि। बैंकिंग संस्था को अपनी कार्यशील पूंजी में वृद्धि करना आवश्यक है। अब वो कैसे करेंगे, वो अंशधारियों को लाभांश घोषित करें या फिर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसकी राशि में कटौती करें, लेकिन किसी न किसी तरीके से बैंकों को अपनी वर्किंग कैपिटल में वृद्धि करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है निवेश नीति में सुधार। बैंक जो पैसा प्राप्त करते हैं वो किसी को प्रोवाइड कराएंगे लोन के तौर पर। अब वो जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए,
उनकी जो सिक्योरिटी हुई जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ए ग्रेड की होनी चाहिए, यानी पैसा डूबने की नौबत पर नहीं होना चाहिए। जो ब्याज उनको मिल रहा है वो भी सही हो, संपत्ति में तरलता बनी रहे। इसी वजह से बैंक क्या कर सकते हैं, जनसाधारण में अपनी एक प्रति अच्छी बना सकते हैं और निवेश नीति में सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है बैंकिंग की कार्यप्रणाली में सुधार। बैंकिंग क्षेत्र में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग के बाद ही रखना चाहिए। उनको सभी चीज़ें बताई जानी चाहिए कि किस तरह से सर्विसेज देनी है। जो ब्रांचेज़ हैं अगर वो किसी तरह से सट्टाबाजी करते हैं तो उनको रोका जाना चाहिए। सट्टे के व्यापार में निवेश ना हो। वास्तविक आर्थिक स्थिति प्रदर्शित करना बैंकों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वास्तविक आर्थिक स्थिति बैंक प्रदर्शित नहीं करेंगे तो देश की जो जीडीपी है, जिसे ग्रॉस डेवलपमेंट रेट बोलते हैं, जीडीपी प्रोडक्शन, वो डिसबैलेंस्ड हो जाएगा और जितनी जीडीपी नीचे गिरेगी उसी हिसाब से बैंकिंग प्रणाली भी नीचे गिर सकती है। नेक्स्ट है आपका वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि। बैंक फिनेंशियल रिसोर्सेज में वृद्धि होनी चाहिए। जब फिनेंशियल रिसोर्सेज में वृद्धि होगी तो बैंकों को अधिक सक्रिय रूप से भाग लिया जाएगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे अब आप देख रहे हो कि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, एंट्री की जो डिपार्टमेंट है वो अलग है, अब कोई वहाँ पर मेंबर नहीं बैठता, केवल आपको बुक डालनी है, मशीन अपने आप एंट्री कर देगा। तो इन सुविधाओं में भी वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऋण नीति में सुधार। बैंक जो लोन प्रोवाइड कराएगी केवल चल संपत्ति पर कराए। अचल संपत्ति पर अगर वो ऋण देती है तो उसका पैसा डूब सकता है और डूबेगा, क्योंकि जनता को पता है कि वो संपत्ति उसकी है ही नहीं। अगर उसकी है तो वो बाद में उसको वापस भी ले सकता है, बट पैसे नहीं देगा ऋण के। तो उधार देने के लिए उधारकर्ता का जो पेमेंट है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसको पूरी जांचना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके द्वारा दोषों का निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पर्याप्त नगद कोष। बैंकों को अपने पास प्रत्येक दिन का नगद कोष पर्याप्त रखना है। आवश्यकता के समय पर बैंक अपनी ग्राहकों को मांग पूरा कर सके। अगर बैंक अपनी ग्राहकों की मांग को पूरा नहीं करता तो उसको दिवालिया घोषित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रशिक्षण व्यवस्था। कर्मचारियों में प्रशिक्षण देंगे तभी बैंकों की दोषों का निवारण होगा। नेक्स्ट, बैंक की संख्या में वृद्धि। ये भी पढ़ाया जा चुका है कि किसी भी क्षेत्र के बैंक हो वहाँ पर नई नई शाखाएँ खोली जानी चाहिए। जब उसकी ब्रांचेज होंगी तो जनता को उसके बारे में अवगत कराया जाए, उनकी लोन फैसिलिटी के बारे में अवगत कराया जाए, जनता को बैंकिंग सिस्टम से सम्मिलित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है प्रबंध में सुधार। बिना मैनेजमेंट के बैंकिंग सेक्टर हो या कोई सा भी सेक्टर हो वो गतिशीलता पर आएगा ही नहीं। तो कर्मचारी और प्रबंधकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो कुशल हों। ये आपने इसके दोषों को दूर करने के सुधार पड़े हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और उन डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता देंगे। आपका ये भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से देख लेंगे। अगर ज़रा से भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे आप इन्फॉर्म कर दें।